नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं खास पेशकश जहां पर एक बाजार के दिग्गज हमारे साथ जुड़ते हैं और बाजार की मौजूदा चाल और आपके पोर्टफोलियो में जो बदलाव की ज़रूरत है उस पर आपको मार्गदर्शन देते हैं। LIC म्यूचुअल फंड के योगेश पाटिल मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, जो अपनी महारत, अपने अनुभव का फ़ायदा हमें देंगे, बताएंगे बाजार की मौजूदा चाल किस तरह जो है वो आगे बढ़ने वाली है। योगेश, हाय, स्वागत है आपका। और काफ़ी एक्साइटिंग फेज़ अगर मैं कह सकूं बाज़ार के लिए, जहां पे एक तरफ ग्लोबल ट्रिगर्स हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नतीजों का आगाज़ हो चुका है। बाज़ार की चाल हमेशा इस तरह के ट्रिगर्स पर रिएक्ट करती है। बतौर फंड हाउस जो है, आप कैसे देखते हैं इन सभी इवेंट्स को जो कि काफ़ी अहम है और बाज़ार बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने सपोर्ट लेवल्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करे और अगर कोई ट्रिगर आता भी है योगेश, तो हमने देखा गया है कि बाज़ार उसको श्रग ऑफ कर रहा है और थोड़ा सा मैच्योर्डली बिहेव करने में कामयाब भी रहा है। क्या कहेंगे बाजार की मौजूदा चाल को लेकर? जी नमस्कार आपके दर्शकों को और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है हमेशा मार्केट जो है उसका लॉन्ग टर्म व्यू लेता है। हमें ये देखना है जो भी, जैसे भी यूएस प्रेसिडेंट जो भी टैरिफ से रिलेटेड जो भी डिस्कशन चल रहा है वो हमेशा कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ले रहा है मार्केट को, क्योंकि अगर पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे यूएस का जो 80,000 के ऊपर है, और जैसे एग्जांपल इंडिया या कोरिया, ताइवान, इन सब का देखेंगे तो इंडिया का 3,000 है, किसी का 4,000 है, किसी का 5,000 है। तो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है, चाहे कितनी भी बातें कर लीजिए, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है यूएस को भी भुगतना पड़ेगा इन्फ्लेशन के रूप में। तो ये इतना आसान नहीं, बातें करना बहुत आसान है लेकिन ये स्ट्रक्चरली नहीं पॉसिबल है ये, क्योंकि कुछ हो सकता है, कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग यूएस में शिफ्ट हो सकती है, बट उसको भी टाइम, समय लगेगा, इतने आसानी से नहीं होगा ये। तो हम लोग ये इसको थोड़ा सा पॉजिटिव इवेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि और बट एक और ये भी बात है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं अपन, वो ऑलमोस्ट 13% है और टोटल एक्सपोर्ट 20% के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस एक्सपोर्ट्स पे या टोटल एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि इसमें काफी हद तक जो है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है जो कि उसका वैल्यूएशन 5% से कम है। दूसरा जेम एंड ज्वेलरीज है और फार्मास्यूटिकल है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीजें वोलेटाइल रहेगी, डिसीजन मेकिंग में शायद उतार चढ़ाव रहेंगे 2 क्वार्टर तक, उसके बाद ये स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा फायदा इंडिया में ये होगा कि वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया के फेवर में है, जिसकी वजह से काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज इंडिया की तरफ आ रही है, जो कि एक टैरिफ आए या ना आए उसके अलावा भी आएगा, क्योंकि इंडिया में काफी सारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो है जो इंपोर्ट होते हैं, अगर वही इंडिया अगर इंपोर्ट रिप्लेसमेंट चालू कर दे तो भी एक इंडिया की अपॉर्चुनिटी है। जरूरी नहीं है कि हम यूएस जाके ही बेचें। और दूसरा जो बड़ा एक्सपोर्ट जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में खुला है वो डिफेंस है। तो पिछले 1-2 महीने में जो भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ है उससे रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज इंडियन डिफेंस कंपनीज को आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप देखेंगे पिछले 5 सालों में इंडिया का एक्सपोर्ट जो है कम से कम 4 से 5 गुना हो गया है। तो और यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि काफी कंट्रीज डिफेंस में पैसा खर्चा करना चालू कर दिया है और हर कंट्री के पास कैपेबिलिटीज नहीं है। एंड कुछ कंट्री जो है इंडिया की तरफ इन्होंने बिजनेस के लिए हाथ बढ़ाया है, जो कि पॉजिटिव देख रहे हैं हम लोग। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेगमेंट दैट जो भी, चाहे डिफेंस ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, चाहे टेक्सटाइल ले लीजिए या केमिकल, हायर एंड केमिकल ले लीजिए, इसमें थोड़ा पॉजिटिविटी नजर आ रही है और जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल लगती है हम लोगों को भी। और इससे थोड़ा सा इंडिया का जीडीपी पे इम्पैक्ट, पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म अगर छोड़ देंगे तो लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म में ऐसा निवेशकों को कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बहुत बड़ी। और जो मुझे लग रहा है कि काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने कैपेक्स करके रखा हुआ है। अगर आप देखें मेजोरिटी ऑफ द इनके बैलेंस शीट स्टडी करेंगे तो इनका ग्रॉस ब्लॉक जो है 2 से 3 गुना हुआ है पिछले 4 सालों में, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए। क्योंकि ये कोई टैरिफ रिलेटेड नहीं है, हो सकता है इंडिया से सोर्सिंग बढ़ जाए, ये चाइना से कम हो जाए, क्योंकि इंडिया ऐसा कोई बहुत स्ट्रांगली वैल्यू एडिशन वाला प्रोडक्ट यूएस को एक्सपोर्ट तो नहीं करता है।
उसका हो सकता है मैं नेगेटिव इनडायरेक्ट इफेक्ट लेना पड़े चाइना से या किसी और कंट्री से, बट डायरेक्ट ऐसे इफेक्ट मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि अपना एक्सपोर्ट ही अराउंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ही 13% है, तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं लग रहा मुझे। चलिए, मैं थोड़ा सा सेकेंड हाफ ऑफ दिस करंट ईयर पे फोकस करना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी थीम्स मेरे ख्याल से जो काम कर सकती हैं, और मोमेंटम के लिहाज से अगर हम टेक्नोलॉजी क्षेत्र की बात करें, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर क्या आपको ये सेक्टर्स बुलिश रख सकते हैं? मैं लगभग 6 से 8 महीने के नज़रिए के हिसाब से पूछना चाह रही हूँ। ऑल्सो मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स कितना पिकअप कर सकता है, क्योंकि अब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कंजम्पशन थ्योरी के लिहाज से तो बहुत बुलिश नज़र आ रहा है। योगेश, जितने भी हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है, सभी का ये कहना है कि कंजम्पशन थीम पिकअप हो सकती है, और अब की बार उम्मीद बहुत ज़्यादा है रूरल डिमांड में, क्योंकि हमने एक अपडेट्स कम से कम एफएमसीजी के तौर पर आती हुई जो देखी है कंपनियों की, मिक्स बैग था, लेकिन रूरल डिमांड पिकअप में काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अर्बन स्लो डाउन जो है मेरे ख्याल से एक कहानी जो कि बीत चुकी है, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी कहना है। आपका क्या व्यू बनता है कंजम्पशन स्पेस में टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल्स सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, क्या इनके लिए क्रूशियल रह सकता है? कैसे पढ़ते हैं आप इसको? देखिए, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर में एक्सपेक्टेशन वैसे ही कम है बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत फाइनेंस प्राइवेट बैंक्स या एनबीएफसी में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई है, बट ऐसा हमें लगता है जिस हिसाब से आरबीआई ने लिक्विडिटी सपोर्ट किया है, तो सेकंड हाफ में शायद ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी रहेगी, अगर आप थोड़े रिलैक्स काफी सारे रिलैक्सेशन भी दिए हैं लैंडिंग को लेके, तो मुझे लग रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पिकअप फाइनेंस में बीएफएसआई सेगमेंट में होना चाहिए। और रही बात टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी में भी काफी एक्सपेक्टेशंस कम है, लेकिन ट्रम्प के टैरिफ को के डिसीजन के चक्कर में कई लोग जो है कंफ्यूज है, एंड उन्होंने अपना थोड़ा बहुत स्पेंडिंग जो है होल्ड पे रखा हुआ है। बट कुछ जगह पे जहाँ पे एआई लेड है या फिर ER&D है, इंजीनियरिंग एंड R&D, उस स्पेस में ऐसा बहुत ज्यादा बजट में कटौती नहीं हुई है। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत डरने की जरूरत है। ऑब्वियसली ये काफी सारे सेक्टर जो है एक साल से थोड़ा अंडर परफॉर्म ही किया है, और एक्सपेक्टेशंस भी कम है आईटी में। तो मुझे लगता है अगर ये क्लियरिटी मिलेगी तो यूएस में काफी कंपनियां थोड़ा अपना आईटी स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा पॉजिटिव टेलविंड मिलेगा। लेकिन हो सकता है ये इस साल के लिए सेक्टर स्पेसिफिक रहे, ना कि ब्रॉड बेस रहेगा। रही बात कंज्यूमर सेक्टर की, कंज्यूमर ने पिछले 3 सालों से परफॉर्म नहीं किया है, एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है इसमें भी, बट ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं रूरल साइड से, जो कि कई कंपनी की कमेंट्री में सुना गया है कि धीरे धीरे पिकअप दिख रहा है, और इनफैक्ट जून मंथ से थोड़ा सा अपटिक दिख रहा है। एंड जैसे कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर आपके ओपन एंडेड होते हैं, मतलब कि फेस्टिवल भी होते हैं, और आपका फसल कटाई का जो बेनिफिट है वो भी मिलता है इनको। तो रूरल इकोनॉमी में पिकअप दिख रहा है, और एक्सपेक्टेशन भी वहां पर बेटर लग रही है, क्योंकि बेस इफेक्ट की वजह से भी ये सेक्टर ग्रोथ दिखा सकता है। और इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स वाइज भी एक्सपेक्टेशंस कम है, और 3 साल से कहीं भी स्टॉक्स गए नहीं है। तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल है, बट इसका जो मेजर जो बेनिफिट रहेगा हो सकता है ये अगले साल मिले आपको, क्योंकि ये सेक्टर में धीरे धीरे इसको, क्योंकि आपका वेज ग्रोथ और जॉब क्रिएशन से रिलेटेड होता है ये, इसके लिए मुझे लग रहा है टैक्स कट का जो बेनिफिट है, और जो आरबीआई का ने जो लिक्विडिटी दिया है उसका बेनिफिट, उसका Q2 से H2 से लेके नेक्स्ट ईयर तक पूरा दिखना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है ऑब्वियसली ये तीनों सेक्टर में थोड़ा सा H2 में पुल बैक आ सकता है, पर ये थोड़ा सा सेगमेंट वाइज और सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा मुझे लगता है। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमने सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत तो अब कर ली है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि एज अ फंड हाउस, क्योंकि बहुत लोगों में सवाल है कि अब इतनी वॉलिटिलिटी देखते हुए फंड मैनेजर्स अपने रिस्क को कैसे कम करना चाह रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ कैश होल्डिंग्स, क्या आप फुली इन्वेस्टेड हैं, या मेरे ख्याल से आप इंतज़ार कर रहे हैं सही तरह की एंट्री पॉइंट का? आप कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं बाजार के करंट मोमेंटम को देखते हुए? देखिए, हम लोग एज ए फंड हाउस बहुत ज्यादा कैश पे तो नहीं बैठते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर ने पैसा हमें एलोकेट कर दिया है तो ये हमारी भी ड्यूटी है कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें इन्वेस्ट करें। दूसरा ये अगर ये वोलेटिलिटी रहेगी
ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी मिलती है वोलेटिलिटी में, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हम लोग नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमें लग रहा है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट अच्छा रहेगा। और कुछ सेक्टर्स में शायद हमें बच के रहना पड़ेगा जहाँ पे ग्लोबल वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन हमें उसके अलावा अगर कंपनी स्पेसिफिक इन्वेस्ट करना है तो अर्निंग ग्रोथ पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमारा हाउस व्यू है कि कैपेक्स ड्रिवन इकोनॉमी रहेगी ये अगले 2-3 साल, एंड हायर एंड कंजम्पशन या डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में भी ग्रोथ दिख रही है। और उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद आपका नॉर्मल कंजम्पशन स्टेपल्स भी पिकअप करेगा। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चरल बेट है जहाँ पे आप वेज ग्रोथ देखेंगे, जॉब क्रिएशन देखेंगे because of adding the manufacturing capex and then followed by consumer sectors. राइट योगेश, अब थोड़ा सा हम जो हैं फोकस करते हैं निवेशकों के ट्रेंड्स पर। ताज़ा एमफी के आंकड़े आए हैं, एक बार फिर से हमने 27,000 के पार एसआईपी का नंबर जाता हुआ देखा है, लेकिन इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ फंड्स हमने देखा है कि हाइब्रिड और आर्बिट्राज को बहुत पसंद किया जा रहा है। एक तो इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है, और दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके फंड हाउस में फिर कहाँ निवेशक पैसे लगा रहे हैं, किस तरह की स्कीम्स में? देखिए, हाइब्रिड स्कीम जो है ना, एटलीस्ट इसमें वोलेटिलिटी कम रहती है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि इस वोलेटाइल इन्वायरमेंट में थोड़ा स्टेबिलिटी मिले, और डेट का भी थोड़ा सपोर्ट, डेट का भी जो गेन है वो भी मिलता है, और इक्विटी का भी इतना नहीं मिलता है, सॉरी इतना ही मिलता है इक्विटी में, लेकिन वो डिवाइडेड रहता है। अगर आप देखेंगे हाइब्रिड फंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या जो इन्वेस्टर बहुत वोलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, और जब भी मैंने देखा है करंट एनवायरनमेंट या ग्लोबल एनवायरनमेंट वोलेटाइल रहता है, ये कहीं ना कहीं पैसा शिफ्ट जो है थोड़ा सा सेफर फंड्स की तरफ जाने लगता है। लेकिन ऐसे भी इन्वेस्टर है जो रिस्क टेकर्स है, जैसे स्मॉल कैप में भी या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पैसा डाल रहे हैं। तो रही बात हमारे फंड हाउस की, हमारे फंड हाउस में मेजरली मल्टी कैप कैटेगरी में या स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने इन्फ्लो देखा है इसमें मेजरली। बाकी कुछ सिलेक्टेड, बाकी जो नॉर्मल फंड्स में ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनफ्लो का, ऐसा कोई बहुत बड़ा इंट्रैक्शन या अटेंशन वाला केस नहीं है। मतलब ब्रॉड बेस ही पैसा आ रहा है, ऐसा कोई एक्सेप्ट ईएलएसएस को छोड़ के सभी जगह सभी फंड्स में सिलेक्टिवली पैसा आ रहा है। बहुत ही